हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक एग्रीकल्चर और उसका 6 चैप्टर फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि फार्म के अंदर कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं, खेती बाड़ी में कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं, वो आज हम सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में, यानी कि खेती बाड़ी में मशीन्स के आने की बात करते हैं। ये इसलिए आ पाए क्योंकि इम्प्रूवमेंट हुई, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, जो रिजल्ट है, जो यील्ड है, जो फसलें हैं, वो बेहतर प्रोड्यूस की जा सकती थी, आसानी से प्रोड्यूस की जा सकती थी। अब अलग अलग तरीके के जो काम है खेती बाड़ी में, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें हम लेंगे ट्रैक्टिव वर्क। ट्रैक्टिव वर्क में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? बीज बोने से लेकर एंड तक के ऑपरेशन आ जाते हैं, जैसे कि बीज बोना, तैयारी करना, टिलेज करना, बीजों को प्लांट करना, उसके अंदर ट्रांसप्लांटिंग भी आती है। जैसे राइस जो है उसको पहले नर्सरी में उगाया जाता है और उसके बाद पौधा जब बड़ा हो जाता है उसको खेत में उगाया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, काटना और थ्रेशिंग करना। थ्रेशिंग में अलग अलग चीजें आती है जो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी वर्क होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वर्क। अब स्टेशनरी वर्क में क्या चीजें आ जाती हैं? जैसे कि जो चारा होता है उसकी कटिंग करना, फीड की ग्राइंडिंग करना, आप ये कह सकते हैं उगाने का जो काम होता है, स्टोर करने का, प्रोसेसिंग और दुकान तक जाके मार्केटिंग करने का जो काम होता है फार्म प्रोडक्ट्स का, उसे हम स्टेशनरी वर्क बोलते हैं। अब आपकी बुक में जो चीजें बताई गई हैं वो है काटना, ग्राइंड करना फीड को, थ्रेशिंग, विनोइंग, ऐसे करके जो अलग किए जाते हैं बीजों से चीजें। साथ ही साथ पानी को नीचे से खींचना ताकि सिंचाई की जा सके। तो ये दो काम होते हैं, ट्रैक्टिव और स्टेशनरी वर्क। अब ये जितना भी काम है, ट्रैक्टिव काम हो या स्टेशनरी काम हो, इस सब को करने के लिए अलग अलग तरीके की पावर लगती है। इंसानों की पावर लग सकती है, एनिमल्स की पावर की जरूरत हो सकती है, मशीन्स की जरूरत हो सकती है, बिजली की जरूरत हो सकती है, या रेन्यूएबल पावर जिसे बार बार हम यूज कर सकते हैं, मतलब वो खत्म नहीं होगी, दोबारा आ सकती है। तो जो एनिमल पावर है, जानवरों को तो आपको शुरू से ही पता है हम यूज करते आए हैं खेती बाड़ी के अंदर, वो भरोसेमंद भी है, सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर सोर्स भी है फार्म पावर का इंडिया के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जानवर यूज किए जाते हैं। जैसे बुलक्स हो गए, बफलो हो गए, गधे हो गए, कैमल्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, डंकीज हो गए, ये सब यूज किए जाते हैं। मेजर एनिमल पावर के अंदर कैटेगराइज किया जाता है और फार्म्स में आसानी से यूज किया जाता है। दूसरा है रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल वो एनर्जी होती है जो आपको कंटिन्यूसली मिलती रहती है, री से याद रखना, दोबारा आती रहती है। जैसे कि बायोमास से जो एनर्जी मिलती है, जो वेस्ट होता है उससे कुछ एनर्जी मिलती है, सन से जो एनर्जी मिलती है लगातार मिल सकती है, विंड से जो एनर्जी मिलती है, ये हम यूज करते हैं खेती बाड़ी के अंदर भी और हम यूज करते हैं घरों के अंदर भी। आपने देखा होगा सोलर पैनल्स लगे होते हैं। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं इन सबको लाइटनिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, वाटर को पंप करने के लिए, बिजली बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए, या कुछ और स्टेशनरी फार्म के जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए। अब ये जो इलेक्ट्रिकल है, बिजली का काम है, और मैकेनिकल है, मशीनों का काम, ये दोनों की पावर चाहिए होती है, जिससे हम ट्रैक्टर चला सकते हैं, ऑयल इंजन्स चला सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स चलाई जा सकती है। तो आपको पता है क्योंकि आजकल के सालों में सबसे ज्यादा डीजल के चलने वाली इंजन्स यूज किए जाते हैं, ट्रैक्टर्स का यूज किया जाता है खेती बाड़ी के अंदर। तो क्यों ना हम सबसे पहले ट्रैक्टर की ही बात कर लें, जो सबसे फेमस मैकेनिकल पावर का एक सोर्स है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 20 हॉर्स पावर से लेके 90 हॉर्स पावर तक होती है। अलग अलग कामों के इस्तेमाल के लिए यूज किया जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। ट्रैक्टर के पीछे ना अलग अलग चीजें लगाई जाती है जिससे अलग अलग काम होते हैं फार्म्स के अंदर। जैसे बीज बोने से पहले आप एक बेड तैयार करते हो, उसको बोला जाता है सीड बेड प्रेपरेशन। टिलेज, उसको खोदना, सोइंग, उसको बीज को बो देना, फिर पानी को उठाना, धरती के अंदर से सिंचाई करनी, ये सारे काम जो हैं ये ट्रैक्टर के द्वारा ही किए जाते हैं। और आज की डेट में 4.76 लाख ट्रैक्टर जो है पंजाब में मौजूद है।
दूसरी चीज, डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटी मशीन होती है ट्रैक्टर के कंपैरिजन में। ये यूज किए जाते हैं, आपने देखा होगा ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए, शाफ्ट कटर्स के अंदर यूज किए जाते हैं, सीड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। इनकी जो खपत होती है डीजल को लेके वो कम होती है ट्रैक्टर से, इसीलिए ज्यादातर छोटे कामों के लिए हम ये डीजल इंजन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। और आज की डेट में पंजाब में 2.5 लाख डीजल इंजन्स मौजूद है। तीसरे तरीके की भी पावर मौजूद है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये तो पक्का आपने घरों में देखा होगा, आजकल की डेट में बिजली इतनी मशहूर हो चुकी है कि उसको खेतों में भी यूज किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर है इसको यूज किया जाता है पानी को ना नीचे से पंप करने के लिए। इसके अलावा डेयरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जहां घी बनता है, दूध बनता है, दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज होता है जहां चीजें ठंडी रखनी होती है, जैसे काफी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज्यादा या लंबे समय के लिए स्टोर करना हो तो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, वो एक जगह हो गई। फार्म के जो प्रोड्यूस है उसकी प्रोसेसिंग करना कई बार अलग अलग तरीके में यूज किया जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। और ऐसे फार्मिंग से रिलेटेड बहुत कामों में इसे यूज किया जाता है। आज की डेट में ये 11.5 लाख इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं पंजाब में यूज की जा रही है। आप सोचो कितना पॉपुलर है इलेक्ट्रिक मोटर का होना। अब बात करते हैं सबसे पहले फार्म इक्विपमेंट्स की जो हम यूज करते हैं टिलेज के लिए। टिलेज होता है जो आप पहले खोदते हो ना धरती को, ताकि हवा जा सके, न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो सके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सांस लेने का टाइम मिल जाए। तो बीज बोने से पहले आप लैंड को तैयार करते हो, जिसे हम बोलते हैं सीड बेड प्रेपरेशन, उसे टिलेज भी बोला जाता है। ये मशीनों के द्वारा भी किया जाता है, इंसानों के द्वारा, जानवरों को यूज करके भी किया जाता है, ताकि जो फसलें हैं वो अच्छे तरीके से उग पाए। मतलब सॉइल को भी तो हवा मिलनी चाहिए ना, कि वो ऊपर की लेयर नीचे, नीचे की लेयर ऊपर जाती है, तभी खुरपा लेके आपके जो गार्डनर हैं, माली हैं, वो भी लगे होते हैं आपके गार्डन के अंदर, आपने देखा होगा। तो ये जो टिलेज है ये सबसे मेहनत का काम है। अगर एक इंसान ऐसे खुरपा लेके लग जाए तो बहुत मेहनत लगती है। अब ये क्यों किया जाता है, ये सवाल खड़ा होता है। सबसे पहला ये कि जो प्लांट्स उगाए जाते हैं उनको ना थोड़ा डूंगाई पे उगाना बहुत जरूरी होता है, तो डेप्थ तक जो है खड्डा क्रिएट हो जाए, इसके लिए आप टिलेज करते हो। सॉइल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए करते हो। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो चाहिए ही नहीं होते, अपने आप ही उग जाते हैं बिना बात के, उनको खत्म करने के लिए खुरपा भी यूज किया जाता है, मशीनें भी यूज की जाती है। आप समझ रहे हो। उसके अलावा सॉइल के अंदर हवा चली जाए, क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वो सॉइल में से भी तो हवा लेती है, और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, इसलिए भी खुरपा लेके उसकी टिलिंग की जाती है। तो क्लियर हो गया, पानी और जो हवा है वो नीचे तक जा सके। अब सबसे पहला जो तरीका था प्लो करने का, खोदने का, वो था इंडिजीनियस तरीका। आपको पता होगा पहले बैलों को यूज किया जाता था और सॉइल को खोदा जाता था। उसके लिए एक लकड़ की डंडी और हैंडल, बीम, बॉडी सब कुछ लगा होता था, आप देख सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि आप इसको यूज कर सकते हो अलग अलग लैंड के ऊपर, गीली मिट्टी के ऊपर, गार्डन लैंड के ऊपर, सूखे लैंड के ऊपर इसको यूज किया जा सकता है। दूसरी चीज जो है उसे हम कहते हैं कल्टीवेटर, या उसे बोला जाता है टिलर। आप इमेज देख सकते हो। इसे यूज करके हम सीड बेड एक तैयार करते हैं, ताकि उसके बाद जो बीज हैं वो बोए जा सके। इसके अंदर ना एक चीज होती है जिसमें ऑटोमेटिकली बीज भी आप ड्रॉप करते जाते हो। जैसे जैसे आप खोदते जाते हो ना, वैसे वैसे ही आप बीज भी ड्रॉप करते जाते हो, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर छोटे छोटी ना फाइन मेटल की रॉड्स होती हैं, मुड़ी हुई भी हो सकती हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ये ना सॉइल को अच्छे से मिला देती है। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे वर्टिकल एडजस्टमेंट्स होते हैं उसे हम टाइन्स बोलते हैं, TINES, याद रखना। तो सॉइल के हिसाब से इसको चुना जाता है। यूजुअली ये दो टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं। एक होते हैं कल्टीवेटर्स विद स्प्रिंग लोडेड टाइन्स, और दूसरे होते हैं कल्टीवेटर विद रिजिड टाइन्स। जो रिजिड टाइन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, स्प्रिंग लोडेड में ना थोड़ा ऐसे करके फ्लेक्सिबिलिटी होती है मूव करने की, तो वो अलग चीज है। इसके अलावा डिस्क हैरो होता है। डिस्क हैरो आप देख सकते हैं ऐसे करके ना, जैसे सीडी होती है, डिस्क के तरीके का होता है। आप इससे ना सॉइल को बीच में से काटते भी जाते हो और डूंगाई पे काटते जाते हो,
और साथ के साथ जो सॉइल के अंदर चीजें हैं वो मिट्टी में मिलती जाती है, वीड्स हो गए, मॉइस्चर बचता है इसके अंदर। तो जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं ना वो अंदर ही चले जाते हैं, क्योंकि जब इसको चलाया जाता है तो एक सर्कल के तरीके से चलाया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल तो टूटता ही टूटता है, पर बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सॉइल के अंदर ही मिल जाती है। तो एक सीधी रॉड के ऊपर बहुत सारी डिस्क्स हैं जो इकट्ठी काम कर रही होती है, आप इमेज में देख सकते हो। वो एक ही कॉमन शाफ्ट के ऊपर, शाफ्ट मतलब डंडी के ऊपर लगी होती है, और ये खास तौर पे वहां यूज किया जाता है जहां जो ग्राउंड है ना वो थोड़ा हार्ड होता है, सूखा होता है, घास ज्यादा होती है। क्योंकि अगर घास भी मिल जाएगी मिट्टी के अंदर तो ऑटोमेटिकली जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स वाली हो जाएगी। तो इसको यूज किया जाता है वीड्स को खत्म करने के लिए, बड़े बड़े सॉइल के टुकड़ों को तोड़ने के लिए और सॉइल को आपस में मिलाने के लिए। आप खुद देख सकते हैं ये कैसे चल रहा है और क्या क्या फायदे होंगे। अगली चीज है मोल्ड बोर्ड प्लो। इसको भी यूज किया जाता है सॉइल को लूज करने के लिए, जो स्लाइसेस हैं सॉइल के जो ये खोदता है उसको इधर से उधर करने के लिए, ताकि एक डीप डूंगा सीड बेड तैयार हो जाए जिसके अंदर सीड जो है वो नीचे तक जा सके। तो ये डूंगे जो कट्स लगाने के काम आता है। अब ये जो एक प्लो है, जो एक डंडी है, वो इस्तेमाल की जाती है अगर आप इसको बुलक्स के ऊपर, भैंसों के ऊपर लगा के चला रहे हो। लेकिन अगर ये ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है तो इसके अंदर 3 से 6 जो प्लोज हैं वो सेम एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं। तो ये ना तब यूज करना बेहतर होता है जब पहली फसल आपने काट ली और दूसरी फसल उगने में अभी टाइम है थोड़ा सा, और पहली फसल का थोड़ा सा जो सामान है, मतलब लेफ्ट ओवर चीजें अभी फील्ड में ही है, आप नहीं चाहते कि उसको जलाकर सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म कर दिए जाए। तो ये क्या करता है, जो पहली फसल से बचा हुआ सामान होता है ये उसको भी मिट्टी के अंदर ही मिला देता है, जिसकी वजह से ह्यूमस तैयार होती है। और साथ के साथ जो हार्मफुल नीचे बरेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, गंदे वाले, क्योंकि हीट पड़ती है तो वो अपने आप मर जाते हैं और जो धरती है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है अगली क्रॉप के लिए। अगली चीज होती है जिसे हम बोलते हैं प्लैंकर। अब ये प्लैंकर क्या होता है, एक सीधा वुडन का प्लैंक होता है, फट्टा होता है, जो मिट्टी को ना बिल्कुल स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको क्या किया जाता है कि अगर मिट्टी खुरदुड़ी सी है, ऊपर नीचे हुई हुई है, तो इसको स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं उसको क्रश करता जाता है। तो ये एक वुडन प्लैंक का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, और इसके नीचे ना बहुत सारे स्टील के ऐसे करके हुक्स होते हैं छोटे छोटे, जो थोड़ा सा ना लेवल करते जाते हैं सॉइल को। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, उसको नीचे लगाया जाता है और ये ऐसे करके ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है और पूरा एकदम से फेर देता है, साफ कर देता है एरिया को। अगर इसे एनिमल्स के पीछे लगाया जाए तो ये 6 फीट लंबा होता है, लेकिन अगर ट्रैक्टर इसे घसीट रहा है तो ये 10 फीट लंबा होता है और एक बारी में 10 फीट का एरिया जो है उसे स्मूथ कर सकता है, उसे तैयार कर सकता है। आगे बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं बंड मेकर। अब ये बंड क्या होते हैं, थोड़े थोड़े एरियाज होते हैं फील्ड के अंदर जो थोड़े ऊंचाई पे होते हैं, रिज टाइप कह सकते हो आप उसको। वो मिट्टी को ना इकट्ठा किया जाता है ताकि पानी जो है एक डायरेक्शन में जा सके, जैसे आप चाहे दूसरी डायरेक्शन में जा सके। तो इनके ना ऐसे करके छोटे छोटे एरियाज बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा, आप खुद खेतों में उनके ऊपर चले होंगे, ताकि जो मिट्टी है वो इधर से उधर ना जाए और जो क्रॉप्स हैं उन्हें भी पानी मिलता रहे। तो जनरली इनको हाथ से भी बनाया जाता है, डंडे की मदद से, लेकिन आजकल ट्रैक्टर्स भी आ गए जिनके पीछे ऐसे करके वी शेप का होता है। तो आप ये सोचो, बीच का एरिया खाली होता जा रहा है और ये जो मिट्टी है ये साइड पे इकट्ठी होती जा रही है ऐसे करके। तो आप सोचो कितना बढ़िया काम हो गया, मशीनों ने क्या कर दिया है। अगला है रोटावेटर, जिसे हम बोलते हैं रोटरी टेलर। अब इसको भी ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। एक लंबी डंडी के अंदर ना बहुत सारे गोल गोल शेप में ब्लेड्स लगे होते हैं। आप कह सकते हैं जैसे आप पंखा नहीं पकड़ते जो अपने आप हवा से उड़ता है, उसी को आप नीचे करके एक ब्लेड के ऊपर लगा दो। जब वो गोल गोल घूमते हैं, मिट्टी उड़ाते हैं, तो सारी की सारी जो मिट्टी है उसको सेटल करने के लिए पीछे उसके एक ढक्कन होता है जो उसको बंद करता हुआ जाता है और सारी सेटिंग हो जाती है। कहने का मतलब मिट्टी भी मिल जाती है, फर्टिलाइजर्स भी मिल जाते हैं अगर आपने मिलाने हैं सॉइल के अंदर, ग्रीन मैन्योर भी मिल जाता है, बीज के लिए जो फील्ड है वो भी तैयार हो जाती है, और जो मिट्टी है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट भी जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। उसके अलावा एक और चीज आजकल आ गई है जिसे हम बोलते हैं लेजर लैंड लेवलर।
होता क्या है, एक लेजर की डंडी जो है, पोल जो है, वो खड़ा कर दिया जाता है एक मशीन के ऊपर, जिसको ट्रैक्टर से अटैच किया जाता है। तो जो लेजर है वो बता देता है कि इस फील्ड के अंदर कितनी लेवलिंग की, बराबर करने की लैंड को जरूरत है। उस हिसाब से जो मशीन है वो ऊपर का जो सरफेस है उसको काम करती रहती है, उसके ऊपर अपना ट्रैक्टर जो है वो चलता रहता है और बिल्कुल लेवल हो जाता है उसके बाद वो एरिया। अब बात करते हैं, क्योंकि हमें पता कर लिया कि किस तरीके से हम टिलिंग करते हैं, अब बात करते हैं सोइंग की, बीज बोने की, और प्लांटिंग ऑपरेशन, मतलब किस तरीके से बीज बोने हैं वो बोए जा सकते हैं, और अगर ट्रांसप्लांट करना है, मतलब कहीं पे नर्सरी में आपने थोड़ा हिस्सा प्लांट का उगा लिया, अब मेन हिस्सा आप खेतों में उगाना चाहते हो जैसे राइस का, तो ये भी एक कला है कि किस तरीके से बीज को मिट्टी के अंदर रखा जाता है, एक डिस्टेंस के अंदर रखा जाता है और कितनी डेप्थ पे, डूंगाई पे रखा जाता है, ताकि वो अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर जाए, बड़ा हो जाए और उसमें से हमें एक प्लांट निकल आए। तो इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। एक तो कितनी स्पेसिंग है, सीड का कितना रेट है बड़ा होने का, या प्लांट टू प्लांट की कितनी स्पेसिंग है बीच में, अगर आप प्लांट उगा रहे हो, प्लांट की पॉपुलेशन कितनी है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, सीड कितनी डूंगाई पे रखना है, और कैसा मौसम है उस हिसाब से उसे क्या क्या चीजें देनी है, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है ताकि हमें अच्छी यील्ड, अच्छा रिजल्ट मिल सके। अब कुछ जो क्रॉप्स हैं या बीज हैं वो उगाए जाते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड, मतलब ऐसे फेंक दिया बीजों को, उनको उगा दिया जाता है इस तरीके से, जैसे कि आप कह सकते हैं वीट हो गए, ग्राम हो गया, मस्टर्ड, मूंग, काउपी, ये सब वैसे उगा दिए जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट का मतलब एक हिस्सा नर्सरी में उगाया और फिर उसके बाद आप उसे हाथ से एक एक करके खेतों के अंदर उगा रहे हो। आजकल उसके लिए मशीनें भी आ गई हैं, जैसे राइस को उगाया जाता है वैसे ही सोइंग मशीन का यूज करके अगर आप चाहें तो अलग अलग फसलें उगा सकते हैं, जैसे ग्राउंड नट हो गए, मूंगफली हो गई, मेज, वो सोइंग मशीन मतलब जो बीज बो देती है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एडवांस्ड मशीनरी के बारे में जो बोने के लिए यूज की जाती है। अब जो वीट है उसको उगाया जाता है जीरो टिल ड्रिल की मदद से, बेड प्लांटर्स का यूज किया जाता है, हैप्पी सीडर का यूज किया जाता है। वैसे ही कॉटन प्लांटर्स को यूज किया जाता है कॉटन के लिए, पोटैटो प्लांटर्स को यूज किया जाता है पोटैटो के लिए, शुगर केन प्लांटर्स को यूज किया जाता है शुगर केन के लिए, और वेजिटेबल प्लांटर्स को यूज किया जाता है वेजिटेबल्स उगाने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीरो टिल ड्रिल के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो राइस है, जो चावल है, उसके बाद वीट उगाई जाती है। पहले राइस उगाया जाता है फिर वीट उगाई जाती है। अब जब राइस उग गया, आपने उसे काट लिया अच्छे तरीके से, तो आप नहीं चाहते कि यार जो भी बचा हुआ है उसको आग लगाई जाए, क्योंकि उससे एयर पोल्यूशन होता है, आप वो रोकना चाहते हो, पैडी को आग नहीं लगाना चाहते। तो उस टाइम पे ये जीरो टिल ड्रिल यूज की जाती है। 1 एकड़ ये 1 घंटे में कवर कर देती है और बीज बोने में बहुत मदद करती है। मतलब आप ये कहो इसके इस्तेमाल से वीट जो है, जो आपने उगानी है, उसको आप 1-2 हफ्ते पहले ही उगा सकते हो। मतलब इतना आसान कर देती है ये काम। अब इसमें होता क्या है, अगला हिस्सा जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं वो ऐसे करके खुरपे के तरीके का है, जो ऐसे लाइन खींचता जाता है, और जो पिछला हिस्सा है वहां पे एक फट्टा लगा होता है, या आप कह सकते हैं गोल गोल पहिए लगे होते हैं हर एक साइड पे। वो पहिए जो है, जो खड्डा हो रहा है उसके अंदर बीज जब डल जाता है तो वो पहिया उसके ऊपर चल जाता है, या वो वुडन प्लैंक जो है, जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है, वो उस मिट्टी को ढक देता है एक बार बीज जब उसके अंदर डल जाता है। तो आपको कुछ भी जलाना नहीं पड़ता, आप इजीली जो पैडी का बचा हुआ सामान है, राइस का जो सामान बचा हुआ है, वो बीच में ही सॉइल के घुस जाता है और अगला बीज आप बो सकते हो। अगली चीज है जिसे हम कहते हैं बेड प्लांटर। अब ये जो बेड प्लांटर है ये वहां यूज किया जाता है जहां पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए आपको मशीन की जरूरत होती है, और जो बेड है वो तैयार किया जाता है मशीन के द्वारा, और उसमें ना 2 या 3 लाइनों में एक बारी में ही लगाई जा सकती है। इससे पानी भी बचता है और साथ में टाइम भी बचता है। आप देख सकते हैं कैसे चलता है। अगला है रोटोटिल ड्रिल। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रोटावेटर के बारे में, अगर आपको याद हो, इसमें मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे करके व्हील्स होते हैं उसके और पीछे एक फट्टा होता है।
बिल्कुल वैसे ही हम वीट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं रोटावेटर की मशीन, जो पीछे लगाई जाती है किसी ट्रैक्टर के। तो वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के जो चीजें होती है एक लाइन पे लगी होती हैं, वो फील्ड को तैयार करती है, खेतों को तैयार करती है बीज बोने से पहले। और उसके बाद आप बीज उसके अंदर बो सकते हो, कि उसके अंदर ना एक ऐसे करके ढक्कन भी होता है, उसी के अंदर बीज बोए जा सकते हैं। तो कितने फर्टिलाइजर और कितना बीज की स्पेसिंग है वो भी कंट्रोल की जा सकती है इसके जरिए। अगला है हैप्पी सीडर। अब ये जो हैप्पी सीडर है, ये मशीन है जिसके द्वारा आप वीट को आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो मान लीजिए ये जो एरिया है यहाँ पर राइस ग्रो की थी, अब उसका जो बचा हुआ सामान है वो वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका हैप्पी सीडर का जो आगे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, वो क्या करेगा, पैडी की जो स्ट्रॉज है वो इकट्ठा करता रहेगा, हटाता रहेगा, उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्रॉप रेजिड्यू इकट्ठा कर लिया, सॉइल के अंदर मॉइस्चर नमी अभी भी पड़ी हुई है, टेम्परेचर वैसा ही ठीक ठाक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पड़े हैं उसके अंदर, और वीड्स जो है वो भी उठ जाएंगी साथ के साथ। वो गोल गोल हो जाता है। पीछे इसके आप देख रहे हो तीखे तीखे कोने हैं जो खड्डा बनाते जा रहे हैं, और आसपास में भी ऐसे गोल गोल व्हील्स चल रहे हैं जो आसपास का पैडी स्ट्रो है उसे निकालते जा रहे हैं, ताकि अगली बार चक्कर बने तो हम उसको बिल्कुल गोल गोल रोल करते रहें। तो ये बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है, और इसके बाद आप जो फसल है अगली उसे उगा सकते हो। अब ये जो मशीन है ये 5 एकड़ जो है तैयार कर देता है वीट के लिए एक दिन के अंदर। मतलब ये जो ट्रैक्टर यूज किया जाता है ना, उसकी हॉर्स पावर होनी चाहिए 45 से लेके 50 तक। 45 टू 50 हॉर्स पावर होना जरूरी है, ताकि आप 5 एकड़ जमीन जो है वीट के लिए तैयार कर लो। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है छोटे छोटे प्लांट्स जब आप नर्सरी में उगाते हो, उसके बाद उसे लाकर आप खेतों में लगा देते हो, फील्ड्स को पहले तैयार करते हो। जैसे पैडी हो गया, राइस हो गया, वैसे ही उगाया जाता है, वेजिटेबल्स हो गए, कुछ फ्लावर्स भी वैसे उगाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। तो ये ट्रांसप्लांटिंग ऑपरेशन हाथ से भी किए जाते हैं, कई बार हम वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर भी यूज करते हैं, मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज है, इसे हम कहते हैं इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। इंटरकल्चरल ऑपरेशन में क्या किया जाता है, जो वीड है, जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए होते हैं, एवी उग जाते हैं फील्ड के अंदर, उनको निकालने को हम बोलते हैं इंटरकल्चरल ऑपरेशन। ये हाथ से भी किया जाता है और मशीनों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप हाथ से निकाल रहे हो तो वो सिक्कल खुरपे के साथ किया जाता है, कसूला के साथ किया जाता है, त्रिफाली के साथ किया जाता है, या व्हील हैंड हो के साथ किया जाता है। तो अलग अलग चीजें यूज की जाती है, सिक्कल भी होता है, आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हील हैंड हो के बारे में। वो आपने देखा होगा, भैया को घास काटते हुए पीछे से प्रेशर डालते हैं, और उसके आगे ना 3 से 6 ब्लेड्स लगे होते हैं व्हील के ऊपर, तो वो फटाफट घास काटते हुए जाते हैं, आवाज आती है आपको। अच्छा, अगर ऐसा कुछ आपने ट्रैक्टर के पीछे कराना है तो हम यूज करते हैं रोटरी वीडर, जो हमने बात की थी, और सेल्फ प्रोपेल्ड पावर वीडर, उसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल वैसा ही होता है, बस ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है। चलो एक बार बात कर ही लेते हैं ट्रैक्टर ऑपरेटेड वीडर्स के बारे में, जिसे हम रोटरी वीडर बोलते हैं। वीडर मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको निकालना होता है। तो इन मशीन के अंदर ये पावर होती है कि ये निकाल देते हैं छोटे मोटे अनवांटेड प्लांट्स को, और सॉइल का जो नमी है उसे डिस्टर्ब नहीं करते। अक्सर इनको वहां पे यूज किया जाता है जहां थोड़ी ना सख्त मिट्टी होती है, क्रॉप्स के हिसाब से यूज किया जाता है, फील्ड के हिसाब से यूज किया जाता है। इसके ब्लेड भी अलग अलग टाइप के आते हैं, तो इस हिसाब से इसे यूज किया जाता है। एक और है सेल्फ प्रोपेल्ड पावर वीडर। ये मशीन जो है ये इंजन से चलती है, और इसे एक और मशीन के ऊपर लगाया जाता है। एक इंसान इसका हैंडल पकड़ता है, पीछे से चलता है मशीन के, और इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को जो क्रॉप्स के बीच में उगे हुए हैं उनको निकाल देती है। आप एक बार देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्प्रेइंग इक्विपमेंट कैसे होते हैं। प्लांट्स के ऊपर छिड़काव भी तो करना होता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें, बीमारियां ना लगे उनको, वीड्स ना उनको खराब करे, इंसेक्ट्स ना उनको लगे, तो उसके लिए स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। अब अलग अलग तरीके के स्प्रेयर्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर, जिससे हम पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स और केमिकल्स जो हैं वो स्प्रे कर सकते हैं क्रॉप्स के ऊपर, ताकि उनको बीमारियां ना लगे। अब ये ना खेत टू खेत डिपेंड करते हैं कि हमने किस तरीके का स्प्रेयर यूज करना है।
कुछ मैनुअली ऑपरेटेड स्प्रेयर्स होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे पीठ पे लगा के लोग स्प्रे करने निकल जाते हैं चीजें। नैपसैक स्प्रेयर्स होते हैं, फुट स्प्रेयर्स होते हैं, रॉकर स्प्रेयर्स होते हैं, हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर्स होते हैं। तो इसके अलावा और भी पावर स्प्रेयर्स यूज किए जाते हैं, जैसे एरोब्लास्ट स्प्रेयर, बूम स्प्रेयर, एयर असिस्टेड स्प्रेयर। अलग अलग वैरायटी है, जैसे कोई चाहे वो वैसे यूज कर सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरीके का फार्म है, खेती बाड़ी का है, लंबे क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं, या ट्रीज उगे हुए हैं वहां पे। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, मतलब फसलें तैयार हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं, अब उनको काटने का टाइम आ गया है। तो एक तो होता है मैनुअल हार्वेस्टिंग, हाथ से जो किया जाता है, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इसके लिए हम सिक्कल का इस्तेमाल करते हैं और हाथ से ही काट देते हैं चीजों को, और उसके बाद किया जाता है विनोइंग। हार्वेस्टिंग जब मशीनों के द्वारा की जाती है उसमें आ जाते हैं रीपर या कंबाइन हार्वेस्टर। सबसे पहले कंबाइन हार्वेस्टर बता देती हूँ, जो यूज किए जाते हैं सनफ्लावर में, मेज में, सोयाबीन, पल्सेस के अंदर। कंबाइन हार्वेस्टर जैसे नाम बता रहा है, सब कुछ कर देता है, काट भी देता है, अलग भी कर देता है चीजों को, बीज भी निकाल देता है, जो जो चीजें चाहिए फसल उगने के बाद वो सब कुछ कंबाइन हार्वेस्टर कर देता है। अब बात करते हैं रीपर्स की। जो रीपर्स हैं ये अपने आप भी चलाए जाते हैं, ट्रैक्टर के पीछे भी लगाए जाते हैं। बेसिकली फसल को काटने में मदद करते हैं। ये ऐसे करके ना आगे ट्रायंगल से बने होते हैं जो फसल को काट देते हैं, और इकट्ठा करके आप उसके बंडल्स बना सकते हो, ग्राउंड पे रख सकते हो। कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। खास तौर पे याद रखना, व्हीट और पैडी के लिए ना आजकल कंबाइन हार्वेस्टर चले हैं, तो ये टाइम भी बचाते हैं, और अगर बारिश हो रही हो, हैजार्ड आ रहा हो, वो सब चीजें सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जल्दी से काम कर देते हैं। अब ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन हार्वेस्टर, और एक होते हैं ट्रैक्टर ऑपरेटेड कंबाइन हार्वेस्टर। तो जो सेल्फ प्रोपेल्ड है, जैसे नाम बता रहा है, ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है कोई मैकेनिज्म और फिर उसको यूज किया जाता है, तो वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड कंबाइन हार्वेस्टर होते हैं। तीसरी चीज हम यूज करते हैं रूट क्रॉप हार्वेस्टर्स या डिगर्स बोला जाता है। ये जो ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है रूट क्रॉप हार्वेस्टर, हाँ इसे ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, इसे डिगर भी बोला जाता है, क्योंकि ना जो क्रॉप्स हम रूट्स खाते हैं उनकी, मतलब नीचे वाला हिस्सा खाते हैं, जैसे अनियन हो गया, प्याज हो गया, पोटैटो हो गया, गार्लिक हो गया, कैरेट हो गया, ये उसको जड़ से नीचे से निकालते हैं, क्योंकि हम बेसिकली जड़ ही खाते हैं। अगर आपने ग्राउंडनट क्रॉप को निकालना है तो उसके लिए ग्राउंडनट डिगर यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? नीचे से निकालने के यूज में आते हैं। अब बात करते हैं थ्रेशिंग ऑपरेशन की। थ्रेशिंग क्या होता है? अगर आपने काट के ग्रेन्स को रख लिया, अलग कर लिया जमीन से, उसके बाद आप बीजों को अलग करते हो ऐसे मार मार के। कई बार इसे मैनुअली किया जाता है, हाथ के साथ। आप देख रहे होगे ग्रेन्स को मारा जाता है ऐसे ऐसे करके, उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं, या एनिमल्स उसके ऊपर चलाए जाते हैं ताकि जो छोटे छोटे चीजें हैं वो अलग कर ली जाए। उसके बाद विनोइंग की जाती है, फूके मार मार के आपने देखा होगा, वो विनोइंग होती है ताकि छोटी मोटी जो चीजें हैं वो अलग हो जाए। जो विनोइंग होती है, याद रखना, वो शाफ को सीड से अलग करती है। जो ऊपर वाला ढक्कन होता है ना बीज का, उसे अलग कर देती है। कैसे? हवा चलती है या पंखा चला लेते हैं तो जो भारी चीज है वो नीचे गिर जाती है, हल्की चीज उड़ के आगे चली जाती है। समझ में आ गया? अगर मैकेनिकल थ्रेशिंग है तो वो तो आपको पता है, मशीन के अंदर डाल दो, वो मशीन के ऊपर नीचे रब हो के ऑटोमेटिकली अलग कर देगा। जो कचरा है उसे अलग कर देगा और जो बीज है उसे अलग कर देगा। एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं शाफ कटर। शाफ कटर यूज किया जाता है पंजाब के हर घर में। दूध देने वाले एनिमल्स को जो चारा डाला जाता है उसको काटने के लिए हम यूज करते हैं शाफ कटर। मिल्च एनिमल्स वही होते हैं जो आपको दूध देते हैं। तो ये जो शाफ कटर है इसको हाथ से भी चलाया जा सकता है और इलेक्ट्रिक मोटर्स या डीजल इंजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट चीज ये है कि मशीनरी क्या यूज करनी चाहिए रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए। कहने का मतलब, जब आपकी फसल हो गई है तो आग लगा देनी चाहिए फील्ड को या कुछ और करना चाहिए? अक्सर ये देखा गया, जो फार्मर्स हैं, जब चोने की फसल काट ली जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, उसके बाद पूरी की पूरी फील्ड को आग लगा देते हैं।
उससे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो तो खत्म हो गए ना। इसके अलावा जो हिस्सा नीचे बच जाता है ना हमारे पैडी का या राइस का, उसके अंदर 25% नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, 50% सल्फर होता है, 75% पोटेशियम होता है। तो जब आप उसको आग लगा देते हो तो इस वजह से ये जो पॉइजनस गैसेस है, जहरीली गैसेस है, ये इन्वायरमेंट में जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सारी इन्वायरमेंट में जाती हैं, स्मोक पैदा करती हैं और आपको बहुत सारी बीमारियां देती है, जानवरों को भी बीमारियां देती है। हम हैप्पी सीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास के अंदर। इसके अलावा हमारे पास व्हीट स्ट्रॉ कंबाइन आ चुकी है या स्ट्रॉ रीपर आ चुका है। वो क्या करता है, जब जैसे जैसे मशीन आगे चलती है, वो सारी की सारी जो कटी हुई चीजें हैं उसको इकट्ठा करता जाता है और एक बंडल में रोल करता जाता है और फिर उस बंडल को रिलीज कर देता है। तो ट्रॉली के अंदर इकट्ठा होता रहता है। ट्रॉली होती है एक नेट की, वो सारा उसमें भी डल जाता है। आप चाहें तो बाहर भी निकाल के अलग से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज होती है स्ट्रॉ बेलर। अब ये जो स्ट्रॉ बेलर है, इसे भी इस्तेमाल किया जाता है पैडी से जो बचा हुआ सामान होता है उसे इकट्ठा करने के लिए। तो ये मशीन वो सारा सामान इकट्ठा कर लेती है, बाद में आप उसे यूज कर सकते हो फ्यूल के तौर पे, कार्डबोर्ड बनाने के लिए, अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। ये नहीं करना तो पैडी स्ट्रॉ चॉपर ले दो, आग लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक मशीन है जो हार्वेस्ट हो जाती है ना पैडी, उसके बाद जो सामान बच जाता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जमीन पे ही फैला देती है। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से जमीन पे फैल जाते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर रोटावेटर यूज कर लो जो हमने पढ़ा था, या डिस्क हैरो यूज कर लो और वो अपने आप जमीन के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि सॉइल को ना कुछ प्लांट का हिस्सा चाहिए होता है खाद बनाने के लिए। तो ये चीजें आप कर सकते हो। और उसके बाद जब आपने वीट उगानी है तो आपको पता है जीरो टिल ड्रिल भी आप यूज कर सकते हो, है कि नहीं। तो इसीलिए आपको ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है, ताकि आपको पता हो कि क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर और क्या क्या चीजें या सुविधाएं हैं जो उपलब्ध है, कौन कौन सी मशीनें हैं जो उपलब्ध है मार्केट के अंदर। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे